वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है? मेरे साथ शीशपाल हैं, सचिन हैं, अनंत देव हैं, जयकांत हैं, हिमांशु हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरू करें आज की कहानी। आज हम आपको सिंक्रोनस मशीन के कुछ सवाल करवाएंगे जो आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम में कारगर रहेगा। चाहे बीएसपी एचसीएल का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे यूपीपीसीएल का हो, ठीक है, चाहे आरआरबी का हो, उन सारे एग्जाम में आपको काम करेगा। निशांत, आसिफ, पहला सवाल आपके पास ये है पहला सवाल। इसका आंसर बताइए। इन ए सिंक्रोनस मोटर विद नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन द पावर फैक्टर विल। इस सवाल को करने से पहले दूसरा सवाल करिए, ये रिलेटेड है किसी सवाल से, तो एक साथ कराएंगे उन दोनों तीनों को। पहले ये बताओ कि द साइज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन। साइज से रिलेटेड सवाल है कि इसमें वृद्धि के साथ एक तुल्यकालिक मोटर के आकार में कमी होती है। कि किसको बढ़ा दें कि साइज घट जाएगा, किसको बढ़ा दें कि साइज घट जाएगा, ये सवाल है। हाँ सिर्फ परफेक्ट है, बताओ। बताओ। हाँ राज, फॉर्म आ गया है। हाँ सिर्फ ठीक है, बताइए। देखो, सवाल यह है कि किसमें हम अगर वृद्धि करें, इंक्रीमेंट करें, कि आकार में कमी हो जाती है। आपने ये फार्मूला पढ़ा है बी का। बी होती है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स अपॉन एरिया। बी है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स घनत्व। ये होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। ये फ्लक्स है, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल है। ये ए मतलब क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। ये फाई क्या है? ये फ्लक्स है। और ये बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स घनत्व। ये बी है फ्लक्स घनत्व, फाई है फ्लक्स, ये है क्षेत्रफल, एरिया। आपसे पूछा किसमें वृद्धि करें कि मोटर के आकार में कमी होती है। आकार मतलब एरिया में कमी करनी है। अगर क्षेत्रफल कम होगा किसी मोटर का तो उसका आकार तो कम होगा ही। अगर एरिया कम होगा, इसमें वृद्धि के साथ एक तुल्यकालिक मोटर के आकार में कमी होती है। द साइज ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिक्रीजेस, यानी एरिया को आप कम करना चाह रहे हो। एरिया मतलब क्षेत्रफल को, या साइज को कम करना चाह रहे हो, तो साइज को कम करोगे क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। फ्लक्स घनत्व तो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप साइज में कमी करोगे, क्षेत्रफल में कमी करोगे, एरिया में कमी करोगे, तो बी यानी फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व तो बढ़ेगा। तो क्या बढ़ना पड़ेगा? तो अगर साइज को कम करना है तो फ्लक्स घनत्व को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया को कम करना है तो फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है सचिन, मुन्ना, गुड मॉर्निंग मुन्ना। ओके, नेक्स्ट। ये सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है, बताइए। द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज मिनिमम व्हेन ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर, 0.707 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.707 पावर फैक्टर लीडिंग, या 0 पावर फैक्टर लीडिंग, बताइए। आर्मेचर करंट सिंक्रोनस मोटर की मिनिमम होगी जब पावर फैक्टर कितना होगा?
देखो, अगर आप आर्मेचर करंट को मिनिमम देखना चाह रहे हो तो ये फील्ड करंट है और ये आर्मेचर करंट है। वी कर्व आप बनाते हो तो ऐसे ही तो बनाते हो, वी कर्व। आर्मेचर करंट मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है। आर्मेचर करंट आपकी मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, आर्मेचर करंट कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही है। इस पॉइंट पे आके आर्मेचर करंट मिनिमम हो गई, फिर इधर आर्मेचर करंट बढ़ रही है। तो आर्मेचर करंट कम होके कम होके कम होके यहाँ मिनिमम हुई, फिर उसके बाद बढ़ रही है। मिनिमम आर्मेचर करंट यहाँ पे है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हो? इस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉमिनल एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन या सामान्य उत्तेजन। और इस पॉइंट पे पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, यूनिटी होता है। शक्ति गुणांक यहाँ पे कितना होता है? यूनिटी। तो इस पॉइंट पे जब आर्मेचर करंट न्यूनतम है तो पावर फैक्टर 1 है। तो वही तो सवाल है कि आर्मेचर धारा जब न्यूनतम होती है उस वक्त पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर 1 होता है। ये ऑप्शन है, यूनिटी पावर फैक्टर ए। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। आसिफ बोले सर बोलिए ना, बुक कौन सा पढ़ना चाहिए? जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने का टाइम तो निकाल नहीं पा रहे हो, आज से बुक पढ़ पाओगे? नहीं सर, आप जो पढ़ाओगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस बुक बता दीजिए। कोई बात नहीं राज, ये आया समझ में। नेक्स्ट, ये ये बताइए, सिंक्रोनस मोटर साफ्ट इज मेड अप ऑफ। सिंक्रोनस मोटर की जो साफ्ट होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? बताओ। Shaft of synchronous motor is made up of which material? बोलो। लक्ष्मी ने आंसर दिया है डी, और बाकी लोग? सचिन ने दिया है माइल्ड स्टील। हाँ, माइल्ड स्टील आंसर है, मृदु इस्पात का। जो साफ्ट होती है आपकी माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात की बनी होती है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, माइल्ड स्टील है। ठीक। सिंक्रोनस मोटर की जो साफ्ट होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये नेक्स्ट, इसका बताओ। टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इट शुड हैव प्रॉपर। तुल्यकालिक मोटर के संचालन तापमान को सीमित करने के लिए इसमें डॉट 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 उचित होनी चाहिए। यानी जब ये ऑपरेट कर रहा है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसका तापमान बहुत ज्यादा ना हो जाए, उससे बचाने के लिए उसको एक निश्चित वैल्यू तक रखने के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए? इसमें उचित करंट रेटिंग होनी चाहिए, उचित वोल्टेज रेटिंग, उचित पावर फैक्टर, उचित स्पीड। क्या बताइए? आप चाहते हो टेम्परेचर एक रेंज के बाहर ना जाए। भाई किसी भी मोटर में अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी, हमें उतना ज़्यादा हीट को रिमूव करने का या उष्मा को दूर करने का इंतजाम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा कूल करने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो टेम्परेचर की लिमिट है वो एक सीमा में बनी रहे, बहुत ज़्यादा ना हो। उसके लिए किस पे ध्यान देना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा करंट रेटिंग पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट रेटिंग होगी उतना ज़्यादा ही हीट होगी। ज़्यादा करंट अगर होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लॉस होगा तो हीट उतनी ही ज़्यादा आएगी। लॉस मतलब हानि। अगर करंट रेटिंग ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी।
तो आप अगर करंट रेटिंग को कम रखते हो, करंट को कम वैल्यू तक रखते हो, तो कम आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और कम आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो हीट भी कम आएगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो करंट की वैल्यू है उसको एक सीमा के भीतर रखें, एक निश्चित रेंज से कम ही रखें, ताकि ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस ना हो, ताकि ज्यादा हीट ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर एक सीमा में रहे, बहुत ज्यादा ना हो, तो करंट रेटिंग एक उचित वैल्यू होनी चाहिए। करंट रेटिंग इसका सही आंसर। ये बताइए, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन कितना होता है? स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है लोड में परिवर्तन के साथ स्पीड में कितना परिवर्तन हो रहा है। लोड में जब चेंज होगा तो स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, ये सवाल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी सिंक्रोनस मोटर चाहे नो लोड पे हो, चाहे हाफ लोड पे हो, चाहे फुल लोड पे हो, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही रहती है। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो चाहे नो लोड पे हो, चाहे हाफ लोड पे हो, चाहे फुल लोड पे हो, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड, इट्स स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। लोड कुछ भी हो, इसकी स्पीड नियत रहती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है। चाहे पूर्ण भार पे रन कर रही हो, चाहे पूर्ण भार के आधे पे रन कर रही हो, चाहे पूर्ण भार की चौथाई पे रन कर रही हो, इसकी स्पीड नियत रहती है। तो अगर स्पीड फिक्स है, लोड घटने बढ़ने का स्पीड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन मतलब स्पीड में चेंज। ऐसे वोल्टेज रेगुलेशन होता है वोल्टेज में चेंज, ऐसे स्पीड रेगुलेशन मतलब स्पीड में चेंज। तो स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या लोड चेंज होने पर? नहीं। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्पीड रेगुलेशन क्या हो गया? जीरो। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्पीड रेगुलेशन क्या हो गया? जीरो। स्पीड रेगुलेशन का मतलब हुआ चेंज इन स्पीड। गति में परिवर्तन। और चेंज इन स्पीड कितना होता है? जीरो होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी सिंक्रोनस मोटर एक नियत स्पीड, एक फिक्स्ड स्पीड पे चलती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है। आपका उत्तर क्या होगा? जीरो। अजीत बोले सर एग्जाम में थ्योरी ज्यादा पूछेगा न्यूमेरिकल? किसी भी एग्जाम में थ्योरी तो ज्यादा आती ही है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम आते हैं, बट न्यूमेरिकल की भी तैयारी अच्छे से करके जानी है आपको। अब ये सवाल है, इसको क्या थ्योरी मानोगे, क्या न्यूमेरिकल मानोगे? ऐसे ये भी सवाल था, सब थ्योरी ही है, ज्यादातर सवाल थ्योरेटिकल ही होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन है जो सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल नहीं है, अनुप्रयोग नहीं है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ड्राइवर्स, या वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर करेक्शन। कौन ऐसा है जो हम यूज नहीं करते हैं जहां पे सिंक्रोनस मोटर को? आपको ये पता है वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन वाला ये तो नहीं यूज करते, यही है जो यूज नहीं किया जाता है। वेरिएबल स्पीड तो मिलती ही नहीं सिंक्रोनस मोटर में। क्या सिंक्रोनस मोटर अलग अलग स्पीड पे घूमती है? नहीं, वो तो एक फिक्स्ड स्पीड पे घूमती है। आप सिंक्रोनस मोटर में स्पीड को कम ज्यादा नहीं करते हो, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर जो स्पीड होती है उसी स्पीड पे लगातार आपकी मोटर घूमती है। एनएस क्या होता है? 120 F/P। अगर पोल की संख्या फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो एनएस फिक्स होगा और एक फिक्स्ड स्पीड पे घूमती है सिंक्रोनस मोटर। जैसे अगर एनएस मान लीजिए 1500 आरपीएम है तो 1500 आरपीएम पे घूमेगी। अगर एनएस 1500 आरपीएम है तो 1500 आरपीएम पे घूमेगी। वो 1500 आरपीएम से ना तो कम पे घूमेगी ना तो ज्यादा पे घूमेगी, 1500 आरपीएम पे ही घूमेगी। तो अलग अलग स्पीड आपको नहीं मिलेगी, कभी 1500 पे, थोड़ी देर बाद 1300 पे चली जाए, फिर थोड़ी देर बाद 1700 पे चली जाए, थोड़ी देर बाद 1800 पे चली जाए, फिर 1000 चली जाए। नहीं, अलग अलग स्पीड, परिवर्तनीय गति नहीं मिलेगा आपको सिंक्रोनस मोटर में। तो ऐसा कोई भी इस्तेमाल जहां पे स्पीड को कम ज्यादा करना हो,
वहां पे सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में स्पीड कम ज्यादा होती नहीं, स्पीड परिवर्तन होता ही नहीं। तो वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन जहां होगा वहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंक्रोनस मोटर का। ठीक, ये है बी। ये है सवाल, बताइए। Apart from the ability to operate under both leading and lagging power factor, which among the following is an advantage of synchronous motor? अजीत सिलेबस देखो, उसके बाद पूछो। ठीक है अजीत, सिलेबस देखो जाकर के टाइम निकाल के। सवाल है कि अग्रणी और पिछड़े, अग्रणी मतलब लीडिंग और पिछड़े मतलब लैगिंग, दोनों शक्ति कारकों के तहत काम करने की क्षमता के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। कहने का यह मतलब है कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे भी रन कर सकती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे भी रन कर सकती है। इसके अलावा और कौन सा लाभ है इसका। जैसे इंडक्शन मोटर है, वो केवल लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर सकती है, इंडक्शन यानी प्रेरण मोटर। लेकिन सिंक्रोनस मोटर का लाभ यह है कि यह लैगिंग पे भी काम कर सकती है, लीडिंग पे भी काम कर सकती है, और यूनिटी यानी एकाकी शक्ति गुणांक पे भी काम कर सकती है। इसके अलावा और कौन सा लाभ है इसका, मतलब लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पे काम कर सकती है, तो खूबी है ही। इसके अलावा और कोई खूबी है तो बताओ क्या खूबी है। लोअर कॉस्ट, कांस्टेंट स्पीड, सेल्फ स्टार्टिंग, कैन बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड ड्राइवर्स। तो आपका उत्तर होगा कांस्टेंट स्पीड, नियत गति से चलने वाली मोटर है। सिंक्रोनस मोटर इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक नियत गति से चलने वाली मोटर है। बीएसपी जेई में पूछा है, जूनियर इंजीनियर में। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। अजीत क्लास में पढ़ो मन से, यहां से सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, ये सवाल है, बताइए। पढ़ो और बताओ इसका। इस सवाल का जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून अशोक। कुछ नहीं आएगा जी तुम्हारा, तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, नालायकी करते हो। इस सवाल का जवाब, ये जो सवाल है इसका जवाब नहीं देगा चिंटू, बाकी सारी राम कहानी सुना देगा, इस सवाल का जवाब नहीं देगा। सर आप जो सवाल लिखते हो सामान्य सामने है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है सर। हमें तो आप आज गोरे दिख रहे हो कि सांवले दिख रहे हो, कि ब्लैक कलर की शर्ट आपने क्यों पहनी है, चेक शर्ट आपने क्यों पहनी, बस इसी से मतलब है सर। सवाल जो आप पूछते हो उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ इसका आंसर।
इस सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग। अजीत बोल रहा है मैं भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहा हूं। फिर किस लिए आए हो क्लास में? डिस्टर्ब करने क्लास को? हाँ सर, हमें सिंक्रोनस मोटर्स कोई लेना देना नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो बस टाइम पास करने आए, क्लास को डिस्टर्ब करने आए हैं। काश चिंटू मेरे सामने होता और मेरे हाथ में डंडा होता। डंडा ना भी होता तो चलता, बस चिंटू मेरे सामने होता। देखो, इस सवाल को मैं बताता हूं कैसे करोगे। ऐसे तीन चार सवाल हैं रिलेटेड, इसलिए उसको एक साथ कराएंगे। सवाल है, इन सिंक्रोनस मोटर इफ द बैक ईएमएफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज देन, एक तुल्यकालिक मोटर में बैक ईएमएफ आरोपित वोल्टेज के लगभग बराबर है तो। आइए पहले इस सवाल को समझते हैं, सवाल कहना क्या चाह रहा है। आप एक सिंक्रोनस मोटर की बात अगर करोगे तो ये मान लीजिए स्टेटर की वाइंडिंग है। ये क्या है? ये स्टेटर की वाइंडिंग है। ये स्टेटर की वाइंडिंग है। आपने जो वोल्टेज दिया सप्लाई वोल्टेज वो ये है। ये आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है जो कि V है, ठीक। और ये मान लीजिए रोटर है। ये फील्ड वाइंडिंग है। डीसी सप्लाई दी गई है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा और ये फ्लक्स साउथ की तरफ जाएगा। तो चूंकि ये मोटर है और मोटर घूमती है, मोटर का रोटर घूमता है, जब ये घूमेगा तो ये आपने एसी सप्लाई दिया, थ्री फेज सप्लाई, यानी वोल्टेज आपने दिया, सप्लाई वोल्टेज। और मोटर घूमती है, कैसे घूमती है वो पता नहीं कैसे घूमती है। आप मान लीजिए जब ये घूमेगी मोटर की रोटर, तो नॉर्थ से निकल के साउथ तरफ जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स इस स्टेटर की वाइंडिंग से पास होगा। जब ये घूमेगी ऐसे ऐसे, तो नॉर्थ से निकल के साउथ तरफ जाने वाला जो फ्लक्स वो भी तो घूमेगा। जब रोटर घूम रहा है, क्योंकि मोटर घूमती है, तो घूम रहा है, तो इसका जो फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जा रहा है वो भी इससे पास होगा और बदलेगा। और जब इससे पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा तो उसमें एक ईएमएफ आता है, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, ईबी। तो स्टेटर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ आया इंड्यूस होकर के, उसको बोलते हैं ईबी, बैक ईएमएफ। वी है सप्लाई वोल्टेज, ईबी है बैक ईएमएफ। वी क्या है? वी है आपका सप्लाई वोल्टेज जो कि आपने स्टेटर वाइंडिंग को दिया, सप्लाई वोल्टेज। और ईबी क्या है? स्टेटर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जो वोल्टेज पैदा हुआ, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ईबी को क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। कहने को आप उसको ईएमएफ, ईएमएफ। आप जो पढ़ते हो वी कर्व की, अगर हम बात करें वी कर्व, तो वी कर्व में क्या पढ़ते हो आप? ऐसे ही तो पढ़ते हो आप। ये फील्ड करंट है, ये मान लीजिए आर्मेचर करंट है, और वी कर्व आपने बना दिया ऐसे। ऐसे इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट को, इसको आप क्या बोलते हो? नॉमिनल एक्साइटेशन। इसको क्या बोलते हो आप? नॉमिनल एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन, कुछ भी कहो, सामान्य उत्तेजन। इधर इसको क्या बोलते हो आप? अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेशन,
अंडर एक्साइटेशन, निम्न उत्तेजन, ये जो हिस्सा है, तब ये हिस्सा, और इसके इधर वाला जो हिस्सा ये वाला, इसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। अति उत्तेजन या अति उत्तेजना, अति उत्तेजना, ये ओवर एक्साइटेशन अति उत्तेजना, ये है अंडर एक्साइटेशन निम्न उत्तेजना, ये है नॉमिनल एक्साइटेशन सामान्य उत्तेजना। इस अंडर एक्साइटेशन में आपका पावर फैक्टर कैसा होता है? लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, लैग। और ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग शक्ति गुणांक, मतलब अग्रगामी। लीडिंग का मतलब अग्रगामी, लैगिंग का मतलब पश्चगामी। और इस पॉइंट पे नॉमिनल एक्साइटेशन पावर फैक्टर कितना होता है? यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर होता है, एकाकी शक्ति गुणांक। ये तो जानते हो आप, इसमें कुछ नया नहीं था। मैं बताना ये चाह रहा था कि इस हिस्से में अंडर एक्साइटेशन में आपका जो ईबी होता है और वी, उसमें रिलेशन क्या है? वी आपका ज्यादा होता है, वी आपका ज्यादा होता, वी आपका ज्यादा होता है, ईबी आपका कम होता है। ये कहानी है अंडर एक्साइटेशन में। ईबी, सॉरी, वी ज्यादा होता है ना, वी ज्यादा है और वी आपका ज्यादा है, ईबी आपका कम है। ये अंडर एक्साइटेशन में होता है। ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है? ओवर एक्साइटेशन में वी कम होता है, ईबी ज्यादा होता है। और यूनिटी पावर फैक्टर यानी नॉमिनल एक्साइटेशन पे वी और ईबी की वैल्यू बराबर होती है, याद रखना। अंडर एक्साइटेशन में वी ज्यादा है, ईबी कम है। ओवर एक्साइटेशन में वी कम है, ईबी ज्यादा है। और नॉमिनल एक्साइटेशन में वी और ईबी बराबर है, याद रखना ये। यानी ये जो वी और ईबी, इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर वी और ईबी की वैल्यू बराबर है तो इसको आप बोलोगे 100% एक्साइटेशन या नॉमिनल एक्साइटेशन। पावर फैक्टर क्या होता है यहां पे? यूनिटी। और अगर V ज्यादा है, EB कम है, तो ये अंडर एक्साइटेड वाला केस बनेगा। अंडर एक्साइटेड पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर V कम है, EB ज्यादा है, तो ओवर एक्साइटेशन वाला केस बनेगा। ओवर एक्साइटेशन, और इसमें पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर। ओवर मतलब अति उत्तेजित, निम्न उत्तेजित, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक 1 है। ये लैग पावर फैक्टर मतलब पश्चगामी शक्ति गुणांक। और ये अग्रगामी शक्ति गुणांक। ये याद रखना आप। ईबी वी से ज्यादा हो गया, अगर ईबी ज्यादा हो गया वी से, इसका मतलब ओवर एक्साइटेड का केस है, अति उत्तेजित का केस है। और पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा। और अगर ईबी कम है, वी ज्यादा है, तो अंडर एक्साइटेड का केस बनेगा, पावर फैक्टर लैगिंग यानी पश्चगामी है। और अगर ईबी वी के बराबर हो गया तो नॉमिनल एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन यानी सामान्य उत्तेजन का केस बनेगा, पावर फैक्टर 1 होगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक?
ये याद रखना आप, इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, मैंने बना के बता दिया। इसको में ये होगा पावर फैक्टर ये होगा, इसमें ये होगा पावर फैक्टर ये होगा, इसमें ये होगा पावर फैक्टर ये होगा, याद रहेगा। अब इस पे सवाल कई सारे आते हैं, जैसे ये सवाल है, इन ए सिंक्रोनस मोटर इफ द बैक ईएमएफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी बैक ईएमएफ जो है ईबी ये बराबर है सप्लाई वोल्टेज के लगभग, तो क्या कहा जाएगा, द टॉर्क जनरेटेड मैक्सिमम द एक्साइटेशन शुड 100। हाँ, इस केस को आप क्या कहते हो, इस केस को आप नॉमिनल एक्साइटेशन कहते हो। क्या कहते हो, नॉमिनल एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन, या एक्साइटेशन 100% आप कहते हो, सामान्य उत्तेजन। एबी बराबर वी को नॉमिनल एक्साइटेशन कहते हो, या ये बात कर दो नॉमिनल एक्साइटेशन को आप 100% एक्साइटेशन कह सकते हो। जैसे ये है, मतलब ये है, यहाँ एक्साइटेशन 100% है, इसके इधर आओगे तो एक्साइटेशन 100% से कम है तो अंडर एक्साइटेशन, इसके उधर जाओगे तो एक्साइटेशन 100% ज्यादा तो ओवर एक्साइटेशन। जैसे मैं कहूँ एक आदमी को अपनी फैमिली को चलाने के लिए 1 महीने में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो एक नॉमिनल एक्साइटेशन पे 100% उसकी जरूरत पूरी हो रही है। 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी 100% जरूरत पूरी हो रही है। 1 लाख चाहिए, 1 लाख कमा रहा है, नॉमिनल एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल जिंदगी जिएगा वो 1 लाख चाहिए, 1 लाख कमा रहा है। अगर चाहिए 1 लाख कमा 80,000 रहा है, कमा 80,000 चाहिए 1 लाख, तो अंडर एक्साइटेशन में आ जाएगा, यानी उसकी कुछ जरूरतें हैं जो अधूरी रह जाएंगी। और अगर चाहिए 1 लाख कमा रहा है 2 लाख रुपए महीने का, तो उसकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसको ओवर बोलेंगे, ओवर पैसा कमा रहा है। अंडर मतलब कम पैसा कमा रहा है, चाहिए 1 लाख कमा रहा है कम, 1.5 लाख कमा रहा है 1 लाख से ज्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे ओवर एक्साइटेशन। और बिल्कुल 1 लाख चाहिए 1 लाख ही कमा रहा है तो नॉमिनल या नॉर्मल एक्साइटेशन। तो अगर ईबी बराबर वी है या ईबी बराबर वी है तो उसको बोलोगे एक्साइटेशन आपका 100% है। अगर आप इधर आओगे तो आप बोलोगे एक्साइटेशन 100% से कम है, इधर जाओगे बोलोगे एक्साइटेशन 100% से ज्यादा है। ठीक, तो आपका ईबी बराबर वी जो है ना, इसको आप बोलोगे एक्साइटेशन इज 100%। इसको क्या बोलोगे, एक्साइटेशन 100%। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 200 में से 140 नंबर चाहिए था, कितना नंबर चाहिए था 200 में से 140। ये 140 नंबर ये है कि 140 नंबर ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आप 140 कम ले आए, 132 नंबर ले आए तो आप कम ले आए, 140 आपका सिलेक्शन होगा। अंडर एक्साइटेशन आपके नंबर थोड़े कम रह गए, अंदर रह गए, 140 से नहीं हुआ सिलेक्शन। 140 से ज्यादा ले आए, 150 ले आए आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके नंबर ओवर है, 140 से ज्यादा है, सिलेक्शन तो 140 भी हो गया, 150 ले आए, ओवर नंबर है, इसको ओवर बोलेंगे, इसको अंडर बोलेंगे। और 140 ही चाहिए था, 140 ही आया, तो नॉमिनल एक्साइटेशन 100% एक्साइटेशन। ठीक है, क्लियर है, ये सवाल क्लियर है सबको। इस पे और भी रिलेटेड सवाल मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे ये सवाल है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर विद नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन द पावर फैक्टर विल। बताइए, बताइए। In a synchronous motor with normal working condition, if the applied voltage of synchronous motor goes down, the power factor will।
मेरे पास सचिन का आंसर आया है सी, अशोक का आया है सी, लक्ष्मी का आया है बी। देखो, एक सिंक्रोनस मोटर था, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में थी। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन मतलब ईबी बराबर वी रहा होगा। ईबी, मान लीजिए ईबी की वैल्यू 100 थी, मान लीजिए, तो वी की वैल्यू भी 100 रही होगी। मान लिया ईवी की वैल्यू 100 थी, वी की वैल्यू भी 100 रही होगी। क्या दे रखा है? नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, नॉमिनल एक्साइटेशन पे काम कर रहा है, पावर फैक्टर 1 है। पावर फैक्टर क्या है? 1। ठीक है, पावर फैक्टर क्या है इसका? 1 होगा, नॉमिनल वर्किंग कंडीशन पे है। इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन, द पावर फैक्टर विल रिमेन सेम, इंप्रूव या गोज डाउन? आप बताओ। आप ईबी बराबर वी पर हो, आप इन्वर्टेड वी कर्व जरा बनाइए और देखिए, ये फील्ड करंट है और ईबी बराबर वी है। अब आपने क्या किया? अप्लाइड वोल्टेज को कम कर दिया। जो अप्लाइड वोल्टेज पहले 100 था, मान लीजिए आपने इसको कम करके कुछ कर दिया, मान लीजिए इसको 100 से कम करके 90 कर दिया। ईबी 100 ही है, ईबी उतना ही है, वोल्टेज को आपने कम करके कितना कर दिया? 90 कर दिया। तो आपका अब वी कम हो गया, ईबी ज्यादा हो गया। वी कम हो गया, ईबी ज्यादा हो गया, तो क्या होगा देखो, बाद में जब आपने इस सवाल को पढ़ा, पहले ईबी और वी बराबर था, बाद में ईबी ज्यादा हो गया और वी कम हो गया। ईबी ज्यादा हो गया, वी कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सप्लाई वोल्टेज को कम किया। 100 था ईबी पहले, 100 ईबी था, दोनों बराबर थे क्योंकि नॉमिनल एक्साइटेशन पे था। सामान्य नॉमिनल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन पे काम कर रहे थे आप। इस पॉइंट पे पहले काम कर रहे थे नॉमिनल एक्साइटेशन पे। अब वहां से आपने कहा कि वी को कम कर दिया, वी को कम कर दिया, मान लीजिए 90 हो गया। ये कम हुआ, ये तो नहीं कम हुआ, एक कम हुआ तो ज्यादा हो गया, मान लीजिए 100 से घट के 90 हो गया। ये 90 हो गया, ये 100 ही है, ये 90 हो गया, 100 ही है, तो ईबी बढ़ गया वी से। ये 100 से घट के 90 हो गया, ये 100 ही है, तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ईबी बड़ा हो गया वी से। ईबी बड़ा हो गया वी से, ईबी इज ग्रेटर देन वी। बाद में ईबी बड़ा हो गया वी से, तो अगर ईबी बड़ा हो गया वी से, अब बताओ इस केस में क्या होगा? ईबी जब ज्यादा हो जाता है वी से, वो केस कौन सा बनता है? ईबी ज्यादा हो जाता है वी से, ये केस बनता है ओवर एक्साइटेशन का। क्या बनता है? ओवर एक्साइटेशन का केस बनता है। और इस केस में आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है। कैसे बर्ताव करती है? कैपेसिटर की तरह। और कैपेसिटर क्या करता है? पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाता है। अगर ईबी ज्यादा है वी से, तो आपकी सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेशन में काम करेगी। ओवर एक्साइटेशन में ये एक तरीके से कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है, और कैपेसिटर क्या करता है? पावर फैक्टर को बढ़ाता है, सुधारता है, इंप्रूव करता है। ओवर एक्साइटेड केस में कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है सिंक्रोनस मोटर। कैसे पता चला ओवर एक्साइटेड का केस है? क्योंकि ईबी ज्यादा हो गया वी से, तो कैपेसिटर की तरह बर्ताव करने लगा ओवर एक्साइटेड में, और कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारता है, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। ठीक है, ये है, ये है नेक्स्ट सवाल। बताइए जरा। एट लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सिंक्रोनस मोटर विल बी। लीडिंग पावर फैक्टर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा? तो आपको पता है कि लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ओवर एक्साइटेड। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ओवर एक्साइटेड। और ओवर एक्साइटेड में क्या रिलेशन होता है ईबी और वी में? ओवर एक्साइटेड में क्या रिलेशन होता है ईबी और वी में? देखो, लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है अग्रगामी शक्ति गुणांक। ये कब मिलेगा? लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा ओवर एक्साइटेड में।
ओवर एक्साइटेड में तो मिलता है लीडिंग पावर फैक्टर। अति उत्तेजित अवस्था में, और ये इस केस में ईबी और वी में क्या रिलेशन है? अति उत्तेजित अवस्था में ईबी आपका ज्यादा होता है वी के कंपेरिजन में, ईबी ज्यादा होता है वी से। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहो चाहे बैक ईएमएफ कहो, सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा? वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा, मोर देन सप्लाई वोल्टेज। सी ऑप्शन। बोलो अर्चना। सचिन। सचिन बोले सर प्लीज आप गुस्सा मत क्या कीजिए, आप ही मोटिवेशन है, प्लीज आपसे पढ़कर कभी बोरिंग फील नहीं होता। चिंटू, आई बात समझ में कि नहीं? ये एसएससी जेई का सवाल है, बेसिक से सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सवाल जेई के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, आईटीआई के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत बेसिक से सवाल है, बस ये पूछना चाह रहा था वो कि अगर लीडिंग पावर फैक्टर कब मिलता है मोटर में? ओवर एक्साइटेड में। और ओवर एक्साइटेड में क्या होता है? ईबी ज्यादा होता है वी से। ईबी मतलब बैक ईएमएफ, इसी ईबी को चाहे बैक ईएमएफ कहो चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहो। यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ, और यह सप्लाई वोल्टेज। यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ और यह सप्लाई वोल्टेज। देखो ओवर एक्साइटेड में क्या होता है? ईबी ज्यादा होता है बी से, ईबी ज्यादा होता है बी से। ईबी क्या है? ईबी है जो यहां पे ईएमएफ आया, इसको बैक ईएमएफ कह लो, क्योंकि ये ईबी इस वी का अपोज करता है। ईबी क्या करता है? इस वी का अपोज करता है। इसको चाहे बैक ईएमएफ कहो चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहो, ये सप्लाई वोल्टेज है। तो ईबी ज्यादा है वी से या ईबी कम है वी से या ईबी बराबर है वी से, वहां से सवाल आता है। तो बराबर होगा क्या, ज्यादा होगा क्या, कम होगा क्या, सब लिखा हुआ है। यहां से सवाल आएगा आपके एग्जाम में, तो आप कर ले जाएंगे। हाँ सूरज होगा, क्यों नहीं होगा? अशोक। क्लियर? अगला सवाल ये है, इसको पढ़िए और बताइए। हम्म। हम्म। इसका आंसर दीजिए आप लोग। अशोक, लक्ष्मी, सूरज, बताइए। इस सवाल का जवाब अशोक ने दिया है ए। ए मतलब मोटर रुक जाएगी। बाकी लोग बताइए। लक्ष्मी ने आंसर दिया है बी, और बाकी लोग बताइए।
देखो, इस सवाल को समझाने से पहले आपको एक दूसरी दुनिया में ले चलता हूं मैं। दूसरी दुनिया में, सवाल को भी भूल जाइए। देखो, थोड़ा 10 मिनट आपको कुछ समझाएंगे, फिर हम उस सवाल पे वापस चलेंगे, ठीक है? आइए। मान लीजिए ये एक मटेरियल है और इस पे ऐसे हमने वायर लपेट दिया, और वायर लपेट को कुछ सप्लाई दे दी, मान लीजिए डीसी सप्लाई दे दिया हमने। इससे क्या हुआ, ये मटेरियल मान लीजिए नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। एक मटेरियल ले लिया, एक मटेरियल ले लिया, इस पे वायर लपेटा, इसको बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी से जोड़ा इस तरीके से, मान लीजिए नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया। या मोटा मोटा मैंने ये कह दिया कि ये एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ले लिया हमने, एक नॉर्थ पोल ले लिया, एक साउथ पोल, सीधे सीधे बस। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल में बीच हमने एक रोटर रखा, रोटर रखा, कैसा रोटर। अब रोटर कई कंडीशन में हो सकता है। रोटर मान लीजिए अगर इस कंडीशन में है, ये मान लीजिए लोहे का रोटर है ऐसे, सैलिएंट पोल रोटर ऐसे तो होता है कुछ। मान लीजिए रोटर ऐसे है, रोटर ऐसे है मान लीजिए, ठीक। अगर रोटर ऐसे है, ध्यान से देखना, तो नॉर्थ से निकल के जो फ्लक्स साउथ की तरफ जाएगा, उस फ्लक्स के रास्ते में कौन कौन मिल रहा है। यहां से यहां एयर मिल रही है, क्या मिल रही है, एयर। यहां से यहां एयर मिल रही है, और ये रोटर मान लीजिए लोहे का है, यहां से आयरन मिल रहा है, यहां से यहां आयरन, रोटर है ये रोटर है। यहां से क्या है, हवा, यहां से क्या है, हवा, ये एयर है, हवा, ये भी एयर है, हवा है ये। और ये रोटर है, रोटर मान लीजिए हमने लोहे का बना, आयरन का बना हुआ है। किसका, आयरन का। जब नॉर्थ से निकल के फ्लक्स साउथ की तरफ जाएगा तो उसके रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, यहां से यहां तक हवा है, हवा, यहां से यहां तक हवा, यहां से यहां तक लोहा है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाले फ्लक्स के रास्ते में थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा हवा, बाकी आयरन, ठीक। आयरन का रिलक्टेंस प्रतिस्तंभ कम होता है, होता कि नहीं होता है, कम होता है काफी। यानी यह है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसके रास्ते में बहुत ज्यादा रिलक्टेंस नहीं होगा, या बहुत ज्यादा प्रतिस्तंभ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां से तक तो आयरन ही है और आयरन का रिलक्टेंस काफी कम होता है। हवा बस थोड़ी सी है, तो हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होता है, मगर हवा बहुत थोड़ी सी है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स है उसके रास्ते में रिलक्टेंस कम ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर यही रोटर इसके बजाय दूसरी पोजीशन में होता, ऐसे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं यहां पे, इस पोजीशन में होता कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक, बना दिया ऐसे। आपका अगर रोटर इस ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे होता, अगर रोटर, अभी तो रोटर ऐसे है, अगर ये आपका रोटर ऐसे होता, तो अब जब फ्लक्स आपका नॉर्थ से चल के साउथ की तरफ जाता, तो बोलो इसके रास्ते में कौन कौन मिलता, इसके रास्ते में कौन कौन मिलता, इसके रास्ते में यहां से यहां तक एयर गैप मिलता, क्या मिलता, एयर, वायु, हवा। यहां से यहां तक कौन मिलती, हवा, एयर, वायु, और ये इतना दूर आयरन मिलता, इतना दूर आयरन, मान लिया हमने रोटर लोहे का बना है, ये आयरन मिलता। तो जब यहां फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जाएगा
तो यहां हवा ज्यादा है, हवा ज्यादा है, थोड़ा सा आयरन है, तो यहां हवा के रास्ते में रिलक्टेंस यानी प्रतिस्तंभ ज्यादा है। रिलक्टेंस क्या है? फ्लक्स के रास्ते का अवरोध। व्हाट इज रिलक्टेंस? इट इज अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लक्स। जब फ्लक्स कहीं से गुजरता है तो उसके रास्ते में जो अवरोध आता है वही तो रिलक्टेंस होता है, प्रतिस्तंभ। तो यहां पे इधर से इधर जो फ्लक्स जा रहा है, यहां एयर गैप है, वायु अंतराल, यहां वायु अंतराल, एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है, आयरन का रिलक्टेंस कम होता है, लोहे का रिलक्टेंस कम, हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। तो यहां जो नॉर्थ से साउथ तरफ फ्लक्स जाएगा उसको यहां से यहां हवा और यहां से हवा जो है ज्यादा अवरोध डालेगी, आयरन तो थोड़ा सा ही है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बस आपसे कि यहां पे जो फ्लक्स जाएगा उसके रास्ते में ज्यादा अवरोध मिलेगा, ज्यादा रिलक्टेंस मिलेगा, और यहां पे जो फ्लक्स यहां से यहां जाएगा उसके रास्ते में कम रिलक्टेंस मिलेगा। इससे आप सहमत हो? यहां पे नॉर्थ से साउथ तरफ जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसके रास्ते में कम प्रतिस्तंभ होगा, कम रिलक्टेंस होगा, क्योंकि हवा थोड़ी सी ही है, आयरन का रिलक्टेंस तो कम ही होता है। लेकिन यहां जो नॉर्थ से साउथ तरफ फ्लक्स जाएगा उसके रास्ते में ज्यादा रिलक्टेंस मिलेगा, ज्यादा प्रतिस्तंभ मिलेगा, क्योंकि हवा का जो अंतराल है ज्यादा हवा है। इस बात को आप समझ रहे हो? यानी मैं अगर इसी डायग्राम को ऐसे बना दूं मोटे मोटे तौर पे कि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आपका रोटर कुछ इस तरीके से बना दिया हमने। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं। ऐसे ये कोण थीटा मान लीजिए, थीटा, ये कोण, ये लाइन से जो कोण बन रहा है थीटा मान लिया इसका, और इस लाइन के बीच कोण थीटा। आप बताओ जब आपका ये रोटर ऐसे होगा, बिल्कुल ये जो रोटर है जब आपका ऐसे होगा, बिल्कुल जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ऐसे सीधा, तो उस केस में इधर से इधर जाने वाला जो फ्लक्स है उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम होगा, प्रतिस्तंभ मिनिमम होगा। और अगर आपका रोटर ऐसे है जैसे इस डायग्राम में है, तो इधर से इधर जाने वाले फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप या वायु अंतराल ज्यादा है, यानी रिलक्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिस्तंभ ज्यादा होगा। ऐसे अगर रोटर है तो फ्लक्स के रास्ते में प्रतिस्तंभ या रिलक्टेंस ज्यादा होगा। ऐसे है रोटर जैसे इस डायग्राम में है, तो इधर से इधर जाने वाले फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस यानी प्रतिस्तंभ कम होगा, मिनिमम होगा। यानी मैं एक बीच की कोई पोजीशन लिया मैंने ऐसे, मैंने कहा अगर आपका रोटर इसके बजाय ऐसे हो जाए तो फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम होगा, और अगर रोटर ऐसे हो गया तो फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मैक्सिमम होगा। और फ्लक्स चाहता क्या है? फ्लक्स यही चाहता है उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो। जैसे करंट क्या चाहती? करंट चाहती है उसके रास्ते में रेजिस्टेंस मिनिमम हो। करंट क्या चाहती है? उसके रास्ते में रेजिस्टेंस मिनिमम हो। ऐसे फ्लक्स चाहता है उसके रास्ते में प्रतिस्तंभ मिनिमम हो। लेकिन अगर आपका रोटर इस कंडीशन में है तब तो इस फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस या प्रतिस्तंभ मिनिमम है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और पोजीशन में रोटर है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा हो, इसके अलावा किसी और पोजीशन में अगर रोटर है, इसके अलावा कहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, किसी भी और पोजीशन में, तो फिर उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम नहीं होगा। तो फिर फ्लक्स क्या करेगा? फ्लक्स ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। फ्लक्स हमेशा न्यूनतम प्रतिस्तंभ के रास्ते को जाना चाहता है, या न्यूनतम प्रतिस्तंभ के रास्ते पर जाना चाहता है। इसलिए फ्लक्स रोटर पे एक टॉर्क लगाएगा, बलाघूर्ण लगाएगा, और बलाघूर्ण लगा करके रोटर को मिनिमम रिलक्टेंस वाली पोजीशन में लेके आएगा, रोटर को मिनिमम रिलक्टेंस वाली पोजीशन में लेकर के आएगा। यानी जो फ्लक्स है वो ये चाहता है कि उसके रास्ते में प्रतिस्तंभ मिनिमम हो, इसलिए वो फ्लक्स ही रोटर के ऊपर एक टॉर्क लगाएगा, और रोटर के ऊपर टॉर्क लगा के रोटर को उस अवस्था में, उस पोजीशन में लेके आएगा कि उसकी फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो। और जो टॉर्क रोटर के ऊपर लगा, जो फ्लक्स ने लगाया, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस टॉर्क। रिलक्टेंस टॉर्क इज द टॉर्क produced by flux on the rotor so that the reluctance in the path of flux is minimum.
रिलक्टेंस टॉर्क क्या है, रिलक्टेंस बलाघूर्ण क्या है? यह फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न किया गया या पैदा किया गया एक ऐसा बलाघूर्ण है जो रोटर को उस अवस्था में लेके आता है जिससे फ्लक्स के रास्ते में जो प्रतिस्तंभ है वो मिनिमम हो। ये टॉर्क रोटर के ऊपर जो पैदा किया गया, ये फ्लक्स ने पैदा किया। क्यों पैदा किया फ्लक्स ने? क्योंकि फ्लक्स चाहता है कि उसके रास्ते में रिलक्टेंस या प्रतिस्तंभ मिनिमम हो। तो अगर मेरा रोटर इस पोजीशन में है तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा जिसको कि रिलक्टेंस टॉर्क कहेंगे या प्रतिस्तंभ बलाघूर्ण कहेंगे। वो टॉर्क इसको क्या करेगा, इस रोटर को उस अवस्था में लेके आएगा जिससे फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो। तो आप बताओ रोटर ऐसा है, रोटर कैसा हो जाए कि मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगा? ऐसा हो जाए जैसे यहां पे था, देखो ये ऐसे अगर रोटर है तो मिनिमम रिलक्टेंस इसके रास्ते में, फ्लक्स के रास्ते में। अगर रोटर इसके अलावा किसी और पोजीशन में है कैसे भी, तो रिलक्टेंस मिनिमम नहीं है। तो आपका रोटर अगर ऐसे है तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क क्या करेगा, मान लीजिए रोटर ऐसे, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क मान लीजिए इस पे इधर लगा और इस पे इधर लगा और इसको ये यहां से इस पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा, यहां से इस पोजीशन में। ये मिनिमम रिलक्टेंस की पोजीशन है। जब ऐसे आ जाएगा बस थोड़ी बहुत हवा यहां, थोड़ी बहुत हवा यहां बचेगी। अभी तो यहां से हवा ही है, यहां से हवा ही है और हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। तो ये जो टॉर्क लगा यही टॉर्क है रिलक्टेंस टॉर्क। प्रतिस्तंभ बलाघूर्ण नहीं आया समझ में? बताइए। रिलक्टेंस टॉर्क is produced by flux on rotor to bring rotor in minimum reluctance position, in minimum reluctance position। प्रतिष्ठम्भ बलाघूर्ण फ्लक्स के द्वारा पैदा किया गया वह बलाघूर्ण है, जो रोटर को न्यूनतम प्रतिष्ठम्भ की अवस्था में रखता है। अच्छा, ये जो रिलक्टेंस टॉर्क आया है ये सैलिएंट पोल रोटर में केवल आएगा क्योंकि वहां यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। अभी समझ में आएगी कहानी। जो रिलक्टेंस टॉर्क है ये केवल कहां आएगा, सैलिएंट पोल रोटर में। रिलक्टेंस टॉर्क is produced only in salient pole rotor। दो प्रकार के रोटर होते हैं, एक सैलिएंट पोल, एक सिलिंड्रिकल। ये केवल सैलिएंट पोल में आएगा। प्रतिष्ठम्भ टॉर्क या बलाघूर्ण केवल सैलिएंट पोल, हिंदी में क्या बोलते हैं, समुन्नत पोल, जो भी, केवल सैलिएंट प्रतिष्ठम्भ टॉर्क केवल सैलिएंट पोल रोटर में उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस टॉर्क is produced only in salient pole rotor due to non-uniform air gap, due to non-uniform
एयर गैप। प्रतिष्ठम टॉर्क केवल सैलिएंट पुल रोटर में उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें असमान, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, असमान वायु अंतराल होता है। अभी समझाते हैं इसको। और दूसरा, ये रिलक्टेंस टॉर्क सिलिंड्रिकल रोटर में नहीं होगा, अगर बेलनाकार रोटर है वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एयर गैप यूनिफॉर्म है, वायु अंतराल एक जैसा है। दिस टॉर्क एंड रिलक्टेंस टॉर्क इज एब्सेंट, अनुपस्थित होता है इन सिलिंड्रिकल रोटर, इन सिलिंड्रिकल रोटर ड्यू टू यूनिफॉर्म एयर गैप। प्रतिष्ठंभ टॉर्क बेलनाकार रोटर में अनुपस्थित होता है। प्रतिष्ठंभ टॉर्क बेलनाकार रोटर में अनुपस्थित होता है क्योंकि इसमें एक समान वायु अंतराल होता है, क्योंकि इसमें एक समान वायु अंतराल होता है। देखिए कैसे, मैंने कहा आपका जो रोटर है वो अभी ऐसे है, मान लीजिए अभी ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अलग अलग कंडीशन में होगा तो वायु अंतराल अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ऐसे है तो वायु अंतराल ज्यादा है, इतना वायु अंतराल ही है पूरा। लेकिन अगर ऐसे कर दूं मैं पूरा, जैसे इस कंडीशन में, तो वायु अंतराल मिनिमम होगा कि नहीं हो गया, मिनिमम, तो केवल इतना वायु अंतराल बचा। जब ऐसे सीधे सीधे हो गया तो वायु अंतराल केवल इतना बचा। लेकिन यही मैं अगर ऐसे कर दूं तो वायु अंतराल इतना ज्यादा हो गया। जैसे देखो अभी यहाँ वायु अंतराल इतना है, अभी मैं इसको करके ऐसे कर दूंगा, मतलब ऐसे है, इसको सीधा कर दूं तो वायु अंतराल थोड़ा सा बचेगा। तो आपका रोटर अलग अलग कंडीशन में जब हो रहा है तो वायु अंतराल कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सैलिएंट पोल रोटर ऐसे ही तो होता है। क्या कह रहे हो मिथिलेश? जो रोटर है आपका ये सैलिएंट पोल टाइप का रोटर है। सैलिएंट पोल कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है सैलिएंट पोल। ऐसे, तो ये मान लीजिए स्टेटर है और ये रोटर, तो यहां वायु अंतराल कुछ है, 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 यहां वायु अंतराल कुछ, यहां कुछ है। तो ये कहानी जो कम ज्यादा वायु अंतराल की है, कम ज्यादा एयर गैप की, ये सैलिएंट पोल में होता है। सिलिंड्रिकल रोटर अगर होता तो वायु अंतराल उसमें एक जैसा होता। अगर ये सिलिंड्रिकल रोटर हो, देखो अगर मेरे को यहां रोटर हमारी सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार, बिल्कुल बेलनाकार, ऐसे गोल सी, ऐसी अगर हमारी रोटर होती सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसी, तो आपकी रोटर कैसे भी घूम जाए, क्या ये एयर गैप में कोई चेंज आएगा? ये जो यहां से यहां एयर गैप है, यहां से यहां एयर गैप है, इसमें कोई परिवर्तन आएगा? ये जो वायु अंतराल है और ये जो वायु अंतराल उतना ही रहेगा। ये रोटर कैसे भी घूम जाए, सिलेंडर के शेप की अगर है तो। जैसे ग्लास देखो, ये ग्लास देखो, मैं कहूं ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, बेलनाकार है, इसका ये वाला हिस्सा मैंने यहां बनाया है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये गोल सा हिस्सा है ना, नहीं दिख रहा है आपको? सफेद शायद नहीं दिख रहा, ये हिस्सा ही मैंने बनाया यहाँ पे। मैं पानी की बोतल ले लेता हूँ। ये देखो, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, ये वाला जो हिस्सा है ना गोल का, ये हिस्सा मैंने यहाँ बना रखा है। ये क्या बना रखा है? ये गोल वाला हिस्सा बना रखा है। इसको कैसे भी घुमाओ, ये एयर गैप है, एयर गैप परिवर्तित होगा क्या? ये गोल है ना, कैसे भी घुमा दो इसको, एक गोल सा हिस्सा है तो गोल ही रहेगा, एक गोल है, कैसे भी इसको घुमा दोगे ये एयर गैप परिवर्तित नहीं होगा। जितना ये है उतना ये है, जितना ये है जितना उतना ही रहेगा, चाहे इसको कैसे भी कर लो, कितना भी घुमा लो इसको।
तो बेलनाकार रोटर जब होता है सिलिंड्रिकल, तो उसमें रोटर को कैसे भी घुमा के आप कर दोगे, एयर गैप पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब एयर गैप पे प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है तो यहां पे रिलक्टेंस टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या करता है, यहां से यहां जाने वाला फ्लक्स क्या करता, फ्लक्स रोटर के ऊपर टॉर्क लगाता। अगर टॉर्क लगा के रोटर को उस अवस्था में लाया जा सकता कि फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो जाए, तो ये फ्लक्स इसके ऊपर टॉर्क लगाता। यहां तो रोटर को कैसे भी घुमा लो टॉर्क लगा करके, फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस में जब परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, तो ये फ्लक्स इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा ही क्यों। अगर ये फ्लक्स इसके ऊपर टॉर्क लगा के घुमा के किसी ऐसी अवस्था में ले आता और आप कहते कि इधर से इधर जाने वाले फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस न्यूनतम हो गया, तो ये फ्लक्स इस पर टॉर्क लगाता। मगर सिलिंड्रिकल रोटर में ऐसा संभव नहीं है, सैलियन पोल में संभव है। सैलियन पोल में क्या है, ये भी ऐसे है मान लीजिए, तो इतना एयर गैप केवल है, देखो अगर ऐसे है इतना एयर गैप है, यही घुमा के ऐसे कर दोगे आप तो केवल इतना है तो एयर गैप बचा। ये देखो ऐसे घूम रहा है, अगर तो ऐसे है तो एयर गैप ज्यादा है, ऐसे है तो एयर गैप कम है। तो सैलियंट पोल रोटर में क्या है, यह फ्लक्स रोटर के ऊपर टॉर्क लगा के इसको ऐसी अवस्था में ला सकता है कि इसके ऊपर कि ऐसी अवस्था में ला सकता है कि फ्लक्स के रास्ते में जो रिलक्टेंस वो मिनिमम होगा, इसलिए यहां पे फ्लक्स इसके ऊपर टॉर्क लगाता है। तो जो रिलक्टेंस टॉर्क आता है वो केवल सैलियंट पोल रोटर में आता है, सिलिंड्रिकल में नहीं आता। सवाल आता है कि रिलक्टेंस टॉर्क सिर्फ सैलियंट पोल में ही क्यों आता है, तो आप बोलोगे क्योंकि सैलियंट पोल में एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है, वायु अंतराल असमान होता है, मतलब कम ज्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन अगर हम प्रतिस्तंभ टॉर्क की बात करें तो सिलिंड्रिकल रोटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल रोटर में एक समान वायु अंतराल होता है, रोटर को कैसे भी घुमा लो वायु अंतराल में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मां बाप भी कई बार क्या करते हैं, उस बच्चे को ज्यादा डांटते हैं जिसके अंदर सुधार की गुंजाइश होती है, जिसको डांटने पर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, जिसको डांटने पर उसका रिजल्ट बेहतर होता है, उसको ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उसके अंदर बेहतर होने की गुंजाइश है। जिसको पता चलते तो निकम्मा नालायक कितना भी कह लो बेहया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 बात बोलो चाहे 1000 बात बोलो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, फिर कुछ नहीं बाद मम्मी पापा उसको बोलना बंद कर देते हैं, फिर नहीं बोलते, उसको पता है ये आवारा है, कुछ नहीं सुनेगा हमारी बात को, बोलना ही बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। और जो सुनता है बात को अमल में ले आता है उसको बोलते हैं। तो यहां भी फ्लक्स क्या करेगा, उसी के ऊपर टॉर्क लगाएगा, उसी रोटर के ऊपर, जो रोटर घूम जाए और ऐसे घूमे कि फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो, तो उसके ऊपर फ्लक्स टॉर्क लगाएगा। और अगर फ्लक्स रोटर के ऊपर टॉर्क लगाए और रोटर घूमे लेकिन फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस में कोई परिवर्तन ही ना आए, तो क्या ही फायदा फ्लक्स का टॉर्क लगाने का। इसलिए रिलक्टेंस टॉर्क केवल सैलियंट पोल में होता है, सिलिंड्रिकल में नहीं होता है। वही कहानी लिखी है मैंने, आई बात समझ में सबको। Reluctance torque is produced by flux on rotor to bring the rotor in minimum reluctance position. बाकी डिफिनेशन, रिलक्टेंस टॉर्क ये एब्सेंट अनुपस्थित होता है सिलिंड्रिकल और ड्यू टू यूनिफॉर्म एयर गैप। तो ये जो एक प्रकार का टॉर्क आया है रिलक्टेंस टॉर्क, ये एक्स्ट्रा आ गया किसमें, सैलिएंट पोल में। तो जो टॉर्क की कहानी है, देखो टॉर्क दो प्रकार का होता है। अगर हम टॉर्क की कहानी देखें या पावर की कहानी देखें तो सैलिएंट पोल में दो प्रकार की पावर होती है। सैलिएंट पोल रोटर अगर है या सैलिएंट पोल मशीन है अगर, दो प्रकार की पावर होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, और एक होती है रिलक्टेंस टॉर्क वाली पावर, रिलक्टेंस पावर। और सिलिंड्रिकल की अगर आप बात करोगे, सिलिंड्रिकल रोटर में इसमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। बस रिलक्टेंस पावर इसमें नहीं होती सिलिंड्रिकल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर या शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, यह है रिलक्टेंस पावर या प्रतिस्तंभ, रिलक्टेंस पावर या प्रतिस्तंभ की शक्ति।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, सिलिंड्रिकल रोटर है, बेलनाकार रोटर। सैलिएंट पोल रोटर। ये दो प्रकार की पावर है, इसमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्या होती है पता है? इसका फार्मूला ये होता है, अगर आप इसकी बात करो करो तो ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। अगर मैं मोटर की बात करूं तो आप मोटर में लिख सकते हो ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा को, ई को आप लिख सकते हो ई बी बैक ईएमएफ, वी क्या है? वी है सप्लाई वोल्टेज, एक्स क्या है? रिएक्टेंस साइन डेल्टा। आप चाहो तो ई की जगह पे ई बी लिख दो, बैक ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इसमें भी वही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्या होती है? ई बी इंटू वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। और रिलेक्टेंस पावर सिलिंड्रिकल में नहीं होती है। यानी ये कहने का मतलब है सैलिएंट पोल में दो प्रकार की पावर है और सिलिंड्रिकल में केवल एक ही प्रकार की पावर है जो कि मोटर को घुमाती है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना आप। ईवी क्या है? ईवी ये वाला ईवी है। हिचकी आ रही भाई, कौन याद कर रहा है मुझे? ये ईवी है, ये ईवी है, ईवी है। जो पावर पावर हमने लिखा है ये है ईवी इंटू वी अपान एक्स साइन डेल्टा। ईवी ये वाला है, वी ये वाला है। एक्स क्या है? यहां से यहां जो क्वाइल है या जो वाइंडिंग उसका रिएक्टेंस मान लीजिए। एक्स क्या है? ये जो वायर है या जो क्वाइल है उसका रिएक्टेंस है। एक्स क्या है? रिएक्टेंस यहां से यहां जो है वो। बाकी डेल्टा बेल्टा आप जानते हो, ईबी और वी के बीच का एंगल मान लो, ईबी और वी के बीच का कोण है डेल्टा। ठीक है, आप अगर इसको बनाना चाहो तो आप यहां पे ऐसे बना सकते हो। 20 मिनट लगेंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हो इसको, ऐसे। ये है आपका, ये वी है आपका, ये है ईबी। एक्स क्या है? इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन उसका रिएक्टेंस, और वी और ईबी के बीच का एंगल मान लो डेल्टा है। डेल्टा क्या है? एंगल बिटवीन वी एंड ईबी। वी और ईबी के बीच का कोण। ठीक है, एक फेज का नहीं बनाते, तीनों फेज की वजह। वी है, ईबी है, एक्स है, इसके बीच का कोण डेल्टा है। ठीक है, इतनी शिद्दत से कौन याद कर रहा है कि मेरे पढ़ाने के काम में व्यवधान आ रहा है?
हम्म चलिए, हमने ये तो देख लिया कि सिलिंड्रिकल में केवल यही वाली पावर मिलती है, ये वाली पावर थी। हम जो पढ़ते हैं कि रोटर घूमती है तो रोटर को घुमाने वाला जो टॉर्क या पावर है वो यही वाला है। ये एक्स्ट्रा आ गया रिलक्टेंस पावर, सैलिएंट में केवल आएगा, सिलिंड्रिकल में नहीं। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये पूछा जाता है आपसे, हम सवाल पे आते हैं। जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक सिंक्रोनस मोटर है, वो घूम रही है सिंक्रोनस स्पीड पे, और घूमते घूमते हमने उसकी फील्ड वाइंडिंग को खोल दिया, ओपन कर दिया फील्ड वाइंडिंग को। तो बताओ अब मोटर की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम पे घूमेगी, या सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पे घूमेगी, या सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी? क्या होगा? ऐसा सवाल आता है। तो आप बताओ, अगर आप घूमती हुई सिंक्रोनस मोटर के फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दोगे तो क्या होगा? इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। आपकी फील्ड वाइंडिंग थी, आपने इसको ओपन कर दिया, फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया। या तो ये कह देगा कि फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया हमने, या ये कह देगा कि एक्साइटेशन इज रिमूव्ड, एक्साइटेशन को हटा दिया, यानी बैटरी ही हटा दी हमने। या तो ये कह देगा एक्साइटेशन इज इलिमिनेटेड, एक्साइटेशन को हटा दिया, उत्तेजना जो दे रहे थे बैटरी से वही बैटरी हमने हटा दी। या ये कह देगा फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया। भाई फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दोगे तो फिर अब इसमें कोई करंट जाएगी क्या? फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई, बैटरी भली लगी, अब कोई करंट ही नहीं जाएगी। या फील्ड वाइंडिंग ठीक है, बैटरी ही हटा दिया हमने, तो चाहे बैटरी हटा दो, उत्तेजना हटा दो, चाहे फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दो, क्या अब इसमें कोई करंट जाएगी? नो। जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो क्या नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा? ये पोल तभी तो बन रहा था जब इसमें करंट जा रही थी, तभी चुंबक की तरह काम कर रहा था। अब जब इसमें करंट ही नहीं जा रही क्योंकि ओपन हो गया, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बनेगा। जब नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बनेगा तो ये जो फ्लक्स आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा था और इसके घूमने से इससे पास होने वाला फ्लक्स बदल रहा था, जब इसके अंदर फ्लक्स ही नहीं है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा क्या? ये ईबी कैसे आया था? क्योंकि ये घूम रही थी और इसका जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाला फ्लक्स था वो फ्लक्स इससे पास हो रहा था और बदल रहा था। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स था वो फ्लक्स ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि करंट ही नहीं है। जब फ्लक्स खत्म हो गया तो इसमें क्या कोई ईएमएफ आएगा? ईबी क्या हो जाएगा? जीरो। जब आपका ईबी जीरो हो जाएगा, ये ईबी जीरो हो गया, तो ये पावर जीरो नहीं हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ईबी जीरो तो पावर जीरो। पावर का फॉर्मूला क्या है? ईबी इंटू वी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। एक चीज भी अगर जीरो हो गई इसमें से तो पावर जीरो हो जाएगी। ईबी जीरो हो गया, ईबी जीरो हो गया। ईबी जीरो होने का मतलब अब मोटर में जो पावर थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, वो खत्म हो गई। तो मोटर को घुमाएगा कौन? मोटर को कौन घुमाएगा? यही पावर तो घुमा रही थी। तो अगर सिलिंड्रिकल रोटर है और आपने फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो मोटर रुक जाएगी। अगर सिलिंड्रिकल मोटर है, जो रोटर दो प्रकार की होती है, एक सिलिंड्रिकल, एक सैलिएंट पोल। अगर सिलिंड्रिकल टाइप की रोटर है और आपने फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया या बैटरी को हटा दिया तो आपकी मोटर रुक जाएगी। लेकिन अगर सैलिएंट पोल मोटर है और मोटर घूम रही सिंक्रोनस स्पीड पे और उस अवस्था में आपने या तो फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया या तो आपने बैटरी जो कनेक्टेड थी उसको हटा दिया, इस केस में भी ये वाली पावर तो जीरो हो जाएगी मगर रिलक्टेंस पावर अभी भी बची रहेगी, या रिलक्टेंस टॉर्क अभी भी रहेगा। किसके पास? सैलिएंट पोल के पास। उसका बैटरी की सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, वो रहेगा। और जो रिलक्टेंस टॉर्क बचेगा वो रिलक्टेंस टॉर्क रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए पर्याप्त होगा। रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए पर्याप्त होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? पावर जब कम जरूर होगी, पहले दो प्रकार की पावर थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस वाली पावर तो रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली पावर खत्म हो गई। लेकिन जो रिलक्टेंस पावर है वो पर्याप्त है रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए, और रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमेगी। लेकिन कौन सी? सैलिएंट पोल। लेकिन इसकी एक शर्त है कि मोटर पे जो लोड है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मोटर अगर नो लोड पे काम कर रही है, या मोटर अपने एक तिहाई फुल लोड पे काम कर रही है, या एक चौथाई फुल लोड पे काम कर रही है, मतलब अगर मोटर थोड़े बहुत लोड पे ही है, चाहे शून्य भार पे है, चाहे आधे भार पे, एक तिहाई एक चौथाई भार पे, उस वक्त मोटर को घुमाने के लिए जितनी पावर चाहिए सिंक्रोनस स्पीड से, वो पावर रिलक्टेंस टॉर्क से मिल जाती है।
नहीं आई बात समझ में? ये देखो आप, अगर आपने फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया ना, ये वाली पावर ईबी जीरो, ये वाली पावर जीरो, तो सिलिंड्रिकल रोटर होगा तो रुक जाएगा। सैलियन पे भी ये वाली पावर तो जीरो हो गई, लेकिन ये वाली पावर है और ये वाली पावर रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से भी घुमाएगी। आपको लग रहा होगा सर पावर तो कम हो गई तो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होनी चाहिए ना। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे ये वाली पावर जीरो की ये वाली पावर है तो पावर तो कम हुई तो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जानी चाहिए। नहीं, कम नहीं होगी। सैलियन पोल रोटर है और लोड बहुत हल्का है, नो लोड पे, शून्य भार पे है, तो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही स्पीड रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। मान लीजिए मैं महीने का 5 लाख रुपए कमाता हूं, मान लीजिए, और 5 लाख रुपए में मान लीजिए मेरी कुछ ईएमआई हैं, मान लीजिए माने मैंने कोई घर लिया है उसमें 1 लाख रुपए महीने का चला जाता है, मान लीजिए कोई मैंने कार ली है उसमें 1 लाख रुपए महीने का चला जाता है, ऐसे कई चीजें पैसा चला जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपए घर की किस्त देने में, 1 लाख रुपए गाड़ी की किस्त देने में, 1 लाख रुपए और कहीं से चला जाता है। और अगर मेरी नौकरी चली जाए तो ये जो ईएमआई में दे रहा था अपने घर की या फिर कार की, वो सारी ईएमआई नहीं दे पाऊंगा मैं, तो मेरे ऊपर फर्क तो पड़ेगा। मैं अपनी ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, जो ये बेकार चीजें थी, ईएमआई घर का, कार की, ये सब। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मेरी, मान लीजिए मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीने थी, मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए महीने कमा रहा था और एकाएक मेरी नौकरी चली गई, अब मैं 1 भी रुपए नहीं कमाता हूं, 0 रुपीज मेरी इनकम हो गई मंथली। लेकिन मेरे ऊपर कोई ईएमआई का बर्डन नहीं है, मेरे ऊपर ना तो किसी कार की किस्त देनी है, ना तो मुझे किसी घर की किस्त देनी है, ना और कोई ऐसी लाइबिलिटी मेरे पास नहीं कि जिसको मुझे किस्त देनी होती है। 5 लाख रुपए मेरे पास बचते ही थे, 5 लाख रुपए से मेरी इनकम 0 रुपए हो गई। तो आप बताओ, क्या मैं इस वक्त अगर 5 लाख रुपए कमा रहा था और मैं सुबह 4 रोटी, एक हरी सब्जी, साथ में सैलेड या दाल खाता था, शाम को मान लीजिए मैं चिकन या फिश खाता था, मैं कोलगेट का मंजन करता था, अगर मेरी इनकम 5 लाख से 0 हो गई तो क्या मुझे अपने खाने की जरूरतों को कम करना पड़ेगा? क्या नहीं, कि नहीं सर पहले आप 4 रोटी खाते थे अब 1 भी रुपए नहीं कमा रहे, अब तो 2 ही रोटी खाओ सर, 4 रोटी का पैसा कहाँ होगा आपके पास। या सर पहले आप कोलगेट करते थे अब जो है नमक तेल मिला करके मंजन किया करो। ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं काम ना भी करूं, ये 5 लाख रुपए ना भी आए, तो कुछ पैसे जरूर ऐसे इन्वेस्टेड होंगे जहां से कुछ पैसा आ रहा होगा। कुछ पैसा जरूर, भाई मान लीजिए हमने पिछले 10 साल कुछ काम किया तो उस 10 साल में कुछ पैसे कमा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो वहां से भी कुछ इनकम आएगी। अगर एक्टिव इनकम 0 हो गई तो पैसिव इनकम तो कुछ ना कुछ हो आ ही रही होगी। मेरे पास आती पैसिव इनकम मान लीजिए, तो उस पैसिव इनकम से मैं अपनी बेसिक जरूरतों को तो पूरा ही कर ही लूंगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ सर मान लीजिए 5 लाख मेरी एक्टिव इनकम थी, मान लीजिए 50,000 पैसिव इनकम है कि 50,000 बिना मेरे काम किया आता है मेरे पास, वो तो भी आएगा, वो तो भी आएगा। उसके लिए मेरी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेरी नौकरी चली भी जाए, मेरे पास देखो लाइबिलिटी नहीं है कोई कि मुझे 1 लाख रुपए की कार की ईएमआई देनी, जमीन की ईएमआई देनी, तो उस पर फर्क पड़ता नौकरी जाने पे। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि अगर मैं 4 रोटी खा रहा था तो क्या मैं 2 रोटी खाऊंगा मेरी नौकरी जाने के बाद? नहीं, 4 रोटी खाने का पैसा मेरे पास अभी भी है, या वो पैसा मेरे पास अभी भी आ रहा है, भले मैं काम नहीं कर रहा हूं तो भी। भले मैंने बैंक में ही 50 लाख रुपए रख रखा है मान लीजिए, तो वहां से कुछ ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? 7% के हिसाब से भी ठीक ठाक पैसा आ जाएगा। उससे तो खाना तो मैं खा ही सकता हूं। थोड़ी कि पानी पहले 2 गिलास पीता था, अब 1 गिलास पानी पीऊंगा पैसा बचाने के लिए, मेरे खाने पीने रहने के स्तर पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो बेकार की चीजें हैं, फिजूल खर्ची है, उन चीजों पे फर्क पड़ सकता है। तो जैसे मैं ईएमआई अगर देता है 1 लाख रुपए तो वो रुक जाती शायद, वो है मेरे पास सही नहीं है। तो मेरी जो जरूरत की चीजें हैं वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही मेरी इनकम कम होगी। तो आप ये मत कहना कि सर पहले आप 5 लाख रुपए कमाते थे, आप 1 भी रुपए नहीं कमा रहे हो करियर में काम करके, तो अब आप 4 के बजाय केवल 1 ही रोटी खाओ। नहीं, मैं 4 ही रोटी खाऊंगा, उतना पैसा मेरे पास है। ऐसे सैलियन पुल रोटर एक आती है कि पहले मेरे पास 2 प्रकार के टॉर्क थे, तो मैं सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही थी 1200 आरपीएम पे,
और नो लोड पे थी। अब अगर ये वाली पावर जीरो भी हो गई, फील्ड करंट को जीरो कर दिया गया, फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया गया, तो भी ये जो रिलक्टेंस पावर है ये मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मोटर के ऊपर कोई लोड है ही नहीं या बहुत हल्का लोड है। भाई हल्का लोड तो खुद की शाफ्ट को केवल घुमाना है या बहुत थोड़ा बहुत लोड है। तो अगर थोड़ा बहुत ही लोड है तो उस लोड को घुमाने के लिए हमारी रिलक्टेंस पावर पर्याप्त है, सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाएगी। तो इस प्रकार का सवाल जब आएगा कि अगर हम फील्ड वाइंडिंग को ओपन करते तो क्या होगा, तो क्या पैदा उत्पन्न होने वाली पावर कम हो जाएगी? हाँ, पावर तो कम होगी, ये वाली पावर तो खत्म हो गई, यही वाली पावर बची। तो मशीन या मोटर द्वारा पैदा की गई पावर तो जरूर कम हुई, मगर स्पीड नहीं कम होगी, स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी। सैलियन पोल की कहानी है ये। आई बात समझ में या नहीं? बोलो सभी लोग। अब आप अपने इस सवाल पे आइए जो सवाल हम करवाना चाह रहे थे। A salient pole synchronous motor is running at no load if excitation is reduced to zero। नो लोड पे रन कर रही है। भाई नो लोड पे बहुत ज्यादा पावर चाहिए ही नहीं। मैं करूं, मैं महीने का 50,000 कमाऊं, मैं महीने का 1 लाख कमाऊं, मैं महीने का 5 करोड़ रुपए कमाऊं, अगर मेरा खाना सुबह और शाम को सिर्फ 4 रोटी और एक हरी सब्जी है तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा मेरी इनकम का? मैं मान ली मैं 4 सब्जी खाता हूं, हरी सब्जी, चाहे लौकी की, चाहे तरुई की, चाहे भिंडी की, चाहे करेले की खाता हूं, मान लो इतना ही मैं खाता हूं मान लीजिए, या एक गिलास दूध साथ में मान लीजिए मैं पीता हूं मान लीजिए, तो मेरी इनकम 50,000 हो, मेरी इनकम 5 लाख हो, मेरी इनकम 5 करोड़ हो, या 5 करोड़ से मेरी इनकम घट के 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ से घट के 5 लाख हो जाए, 5 लाख से घट के 50,000 महीने की हो जाए, क्या मेरे खाने पे, किस स्टाइल पे फर्क पड़ेगा? मैं रोज बहुत महंगी महंगी ब्रांड की दारू तो नहीं पीता हूं, 1-1 लाख की दारू पी रहा हूं और इनकम खत्म हो गई, दारू पीना बंद हो गया। नहीं, मेरी बेसिक जरूरतें मान लीजिए बस 4 रोटी है और एक हरी सब्जी है, इतना ही मैं खाता हूं अगर सुबह और शाम को। तो मेरी इनकम अगर कंपनी मुझे निकाल दे 5 करोड़ से 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ से 50,000 हो जाए महीने की, तो क्या मेरे इन खाने के स्तर पर फर्क पड़ेगा? नहीं। ऐसे सिंक्रोनस मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है और लोड बहुत हल्का है, नो लोड पे है, या पूर्ण भार का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसके ऊपर है, 1/3 1/4, तो उस वक्त मोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पहले 2 प्रकार की पावर थी, अब केवल रिलक्टेंस पावर बची, लेकिन रिलक्टेंस पावर भी घुमा देगी उसको सिंक्रोनस स्पीड पे। यानी मैं अगर पहले 5 करोड़ महीने का कमाता, अब मैं अगर केवल 25,000 महीने का कमा रहा हूं, तो भी मेरा दाल चावल रोटी सब्जी अगर खाना इतना ही है, उस खाने में फर्क नहीं पड़ेगा। आप मत खाना अक्सर, आप दाल मत खाओ क्योंकि आप 50,000 महीने का कमा रहे हो, 50,000 में भी दाल चावल रोटी सब्जी खाया जा सकता है। तो मेरी इनकम जरूर घटी, लेकिन मेरे शरीर के द्वारा लिया जाने वाला जो भोजन था उस पर कोई परिवर्तन नहीं है, मैं उतना ही खाना खा रहा हूं। ऐसी मोटर रन करेगी सिंक्रोनस स्पीड में ही। हाँ, उसमें जो पावर डेवलप हो रही थी, पावर पैदा हो रही थी, वो पावर जरूर कम हो गई, क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो थी, जो मैग्नेटिक लॉकिंग वाली पावर थी, वो पावर खत्म हो गई। अब केवल रिलक्टेंस वाली पावर बची है, लेकिन वो पावर भी मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे घुमा देगी। लेकिन ये कहानी केवल सैलियन पोल में है, सिलिंड्रिकल में नहीं। सिलिंड्रिकल में कोई रिलक्टेंस पावर नहीं है। आइए आपको समझ में आ गया नहीं? बताइए सभी लोग, इस सवाल का जवाब क्या होगा कि अगर आपकी मोटर नो लोड पे है, या नो लोड के अलावा अगर वो दे दे कि फुल लोड के 1/3 पे है, 1/4 पे है, इससे एक्साइटेशन को जीरो कर दिया गया, एक्साइटेशन को जीरो कर दिया जाए, यानी उत्तेजना को शून्य कर दिया जाए, या ये कह दे फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, या जो डीसी सप्लाई दी गई थी उसको हटा दीजिए, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे आपकी मोटर अभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगी। ये सवाल बहुत ही मशहूर सवाल है और अक्सर आप लोग गलती करते हो। इट विल रिमेन रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, ये तुल्यकालिक गति पे करेगी। इस प्रकार के सवाल में स्पीड सेम रहेगी, हाँ उत्पन्न होने वाली पावर जरूर घट जाएगी। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिलक्टेंस दोनों पावर थी, और जब फील्ड वाइंडिंग को आपने हटा दिया या उत्तेजना को शून्य कर दिया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली पावर खत्म हो गई, अब केवल रिलक्टेंस टॉर्क बचा। तो पावर जरूर या टॉर्क जरूर कम हो जाएगा जो मोटर पैदा कर पा रही थी, लेकिन स्पीड मोटर की उतनी ही रहेगी। आपका आंसर होगा बी। क्लियर है? इस प्रकार के सवाल में आप क्या आंसर दोगे? जो पावर है या टॉर्क है वो तो रिड्यूस होगा, कम होगा। वो पावर मतलब शक्ति, टॉर्क मतलब बलाघूर,
ये कम होगा, लेकिन जिस स्पीड से मोटर घूम रही है वो स्पीड सेम रहेगी। जो चाल है ना, चाल समान ही रहेगी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उस सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी। लेकिन ये कहानी कहां सही है? ये कहानी सही है सैलिएंट पोल के लिए। सैलिएंट पोल इन सैलिएंट पोल रोटर। ठीक, कई बार ऐसे सवाल देगा कि एक सैलिएंट पोल रोटर थी, उसकी फील्ड वाइंडिंग को हमने ओपन कर दिया, पहले वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही थी, फील्ड वाइंडिंग को हमने ओपन कर दिया, बोलो क्या होगा? पावर घट जाएगी, स्पीड भी घट जाएगी, पावर भी समान रहेगी, स्पीड भी समान रहेगी, पावर और स्पीड दोनों बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? तब बोलना पावर घट जाएगी, पावर या टॉर्क घटेगा लेकिन स्पीड वही रहेगी। पावर या टॉर्क घटेगा, रिड्यूस होगा, लेकिन स्पीड वही रहेगी, सेम सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि पावर इसलिए घटेगी क्योंकि पहले दो प्रकार की पावर थी सिलेंड्रिकल में, सैलिएंट में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक रिलक्टेंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली पावर खत्म हो गई बट रिलक्टेंस वाली है, तो पावर या टॉर्क जरूर कम हुआ लेकिन स्पीड वही रहेगी, सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर है कहानी? तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपसे, सैलिएंट पोल वाला ही पूछा जाता है, सिलेंड्रिकल में नहीं पूछता है। तो सैलिएंट पोल में ही आपका आंसर होगा कि मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती रहेगी। ये सवाल कम से कम अब तक 100 बार से ज्यादा अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, 100 बार से ज्यादा अलग अलग एग्जाम में। हर साल किसी न किसी एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में। कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके जवाब को अगर आप रट भी लो तो भी ठीक है। अगर किसी को लग रहा है सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपने पता नहीं क्या क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, रट लो। क्या रटेंगे सर? बस ये रट लो कि सैलिएंट पोल रोटर अगर है, नो लोड पे है या बहुत हल्के लोड पे है, और फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए या ये कह दिया जाए कि उत्तेजना एक्साइटेशन को हटा दिया गया, तो बोलो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलना उसकी स्पीड वही रहेगी जो पहले थी, सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगा वो। स्पीड सिंक्रोनस से ना तो कम होगी ना तो बढ़ेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगा। याद कर लो आप। तो रटना भी एक आर्ट है अपने आप में। कुछ चिंटू तो बहुत तेज रटते हैं, समझते कम रट लेते हैं एकदम। तो कुछ सवालों के जवाब रट लिया करो जो मशहूर हैं, जो आने के चांसेस ज्यादा और आपको समझ में नहीं आए हैं तो। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं जो सवाल आपको करवाए गए आपने उससे कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आपके जितने भी एग्जाम हैं, बीएसपी एससीएल के, एलपी के, या और अलग स्टेट जो आईटीआई के एग्जाम होते हैं, इवन जेई के भी जो एग्जाम होते हैं, उसमें आपको हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप एक बार। कोई डाउट है तो बताइए। बाकी जो आईटीआई के बैचेज हैं या जेई के बैचेज हैं, उसे आप करियर वे लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन करेंगे? करियर वे लैब पे। ये है, इस ऐप पे जाएंगे आप, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप खोलेंगे ना तो ऐप के सबसे नीचे आपको एक लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा, लाइव क्लास, इस पर क्लिक करना है एक बार। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, और एक सेक्शन दिखेगा जेई, आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम करके। उस पर क्लिक करोगे आप तो जितने भी बैचेज हैं सारे बैचेज दिख जाएंगे। किसी भी बैच पे आप क्लिक करके उसकी इंट्रो वीडियो देख सकते हो। इंट्रो वीडियो वो होती है जिसमें बैच की सारी जानकारी दी जाती है, बेसिक जानकारी बैच की। तो आप इंट्रो वीडियो ऐप पे जाके देखोगे, क्लासेज आपको ऐप पे देखनी। एडमिशन अगर आपको डिस्काउंटेड फीस पे लेना है तो आपको वेबसाइट से लेना होगा, www.careerbill.com। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना एडमिशन लेने के लिए और कोड लगाना, कूपन कोड CW20 करियरबिल 20, ये कोड लगाना आप, इससे आपको डिस्काउंटेड फीस पे एडमिशन मिलेगा। बाकी क्लासेज आपकी ऐप पे ही होंगी, और अगर और भी कोई बैच से रिलेटेड क्वेरी है
तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेना, 2-3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।